नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 20 सीटों पर ईवीएम हैक। हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट पर कांग्रेस का बड़ा आरोप। खबर में आगे जिक्र होगा कि हरियाणा नतीजों को लेकर ईवीएम पर भड़के सत्यपाल मलिक, कांग्रेस को भी दे डाली नसीहत। खबर में आगे आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा इंडिया गठबंधन है बरकरार। आगे जिक्र होगा कि एक हफ्ते में ही शुरू होगा चुनावों का सेकेंड राउंड, महाराष्ट्र झारखंड पर जल्द होगा ऐलान। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने रतन टाटा के निधन पर जताया दुख, कहा सत्ता में बैठे लोगों से सच बोलने का रखते थे साहस। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 20 सीटों पर ईवीएम हैक, हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट पर कांग्रेस का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 20 निर्वाचन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और इनके हैक होने की आशंका जताई है। पार्टी ने इस मामले की पूरी जांच कराने और संदिग्ध ईवीएम को सील करने की मांग की है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, अजय माकन, उदय भान और पवन खेड़ा सहित कांग्रेस के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आयोग ने शिकायत स्वीकार कर ली है और मामले की जांच करने का आश्वासन दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि 20 निर्वाचन क्षेत्रों में गड़बड़ी देखने को मिली है। इनमें से 7 निर्वाचन क्षेत्रों की शिकायतें आधिकारिक तौर पर दर्ज करा दी गई है, जबकि शेष 13 निर्वाचन क्षेत्रों की शिकायतें 48 घंटे के भीतर दर्ज करा दी जाएंगी। भाजपा की जीत वाले निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम की बैटरी क्षमता 99% थी, जबकि कांग्रेस की जीत वाले निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम की बैटरी क्षमता 60% से 70% थी। कांग्रेस और भाजपा की जीत वाले निर्वाचन क्षेत्रों में इस तरह का अंतर कैसे हो सकता है? इससे हैकिंग की आशंका पैदा होती है। संदिग्ध ईवीएम को जब्त कर मामले की जाँच की जानी चाहिए। हालांकि मंगलवार को चुनाव आयोग ने इस तरह के एक आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ईवीएम की बैटरी का वोटों की गिनती से कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा के चुनावी नतीजों को स्वीकार न करने और इसमें साजिश का आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेताओं पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने कड़ी नाराजगी जताई है। आयोग ने कहा है कि भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और ये न्याय संगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा से परे है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। आयोग ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं जयराम रमेश और पवन खेड़ा द्वारा हरियाणा चुनाव परिणामों पर दिए गए बयान भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा में अभूतपूर्व है और संवैधानिक और चुनावी प्रक्रिया के तहत लोगों द्वारा दिए गए जनादेश को अलोकतांत्रिक तरीके से खारिज करने का प्रयास करते हैं। आयोग ने कहा कि हमने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के इस बयान को भी नोट किया है कि हरियाणा के नतीजे अप्रत्याशित हैं और पार्टी इन नतीजों का विश्लेषण करना चाहती है और इस संबंध में आयोग को अपनी शिकायत देगी। इसलिए हम उनके आरोपों को प्रथम दृष्टया मान्य करते हैं और कांग्रेस पार्टी को औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराने का अवसर प्रदान करते हैं। मंगलवार को हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने कहा था कि हरियाणा के नतीजे हेरफेर और जनादेश की हत्या है। ये पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हार है। उन्होंने कहा कि मतगणना प्रक्रिया और 14 विधानसभा क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के कामकाज में गंभीर खामियां हैं। हरियाणा के नतीजे पूरी तरह से अप्रत्याशित और चौंकाने वाले हैं। ये ज़मीनी हकीकत और बदलाव चाहने वाले लोगों की राय से बिल्कुल विपरीत है। हमारी जीत छीन ली गई है। ऐसे में इन नतीजों को स्वीकार करना हमारे लिए संभव नहीं है। हमारे कई उम्मीदवारों ने नतीजों को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। हम इस मामले को केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने उठाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा नतीजों को लेकर ईवीएम पर भड़के सत्यपाल मलिक, कांग्रेस को भी दे डाली नसीहत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए चुनाव आयोग में शिकायत की है। इन सबके बीच राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी नतीजों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, दुनिया में कहीं भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं। साथ ही सत्यपाल मलिक ने कांग्रेस को बीजेपी से सीखने की नसीहत भी दे डाली। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बीजेपी को 24 घंटे राजनीति करने वाली पार्टी बताया और उन्होंने कांग्रेस को और संघर्ष करने के लिए सलाह दी। सत्यपाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर के नतीजों को उम्मीद के मुताबिक बताया। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के नतीजों पर उन्होंने हैरानी व्यक्त की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अपनी खामियों की वजह से हार का शिकार हुई है और वहीं हार की सबसे बड़ी वजह भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच
चली खींचतान को बताया है। तमाम एग्जिट पोल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने की संभावना जता रहे थे, लेकिन नतीजे इसके उलट आए। बीजेपी ने हैट्रिक लगाकर सभी को चौंका दिया। इस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल मलिक ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के हार की वजह पार्टी का आलस बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मेहनत नहीं करती। उन्होंने राज्य में कांग्रेस की हार के पीछे नेताओं के आपसी संबंध ठीक न होने को भी एक कारण बताया। भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच खींचतान का जिक्र करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ते तो हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की जीत की संभावना होती। मलिक ने कहा कि अगर सत्ता में बीजेपी आई है तो उन्हें घमंड में आने के बजाय जनता की सेवा करनी चाहिए, खासकर उन्हें किसानों और युवाओं के लिए काम करना चाहिए। सत्यपाल मलिक ने कहा कि कांग्रेस की पार्टी में केवल कुछ ही नेता गंभीर रूप से काम करते हैं, बाकी ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। मलिक ने कहा कि बीजेपी सरकार को तुरंत एमएसपी लागू करना चाहिए और राजस्थान में किसानों के पानी के मुद्दे को हल करना चाहिए। युवाओं के लिए काम करना चाहिए, युवाओं को बेहतर रोजगार प्रदान करना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा इंडिया गठबंधन बरकरार। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन की एकजुटता की पुष्टि करते हुए आगामी उपचुनावों में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इस बयान से उन अटकलों पर विराम लग गया है जिनमें विपक्षी इंडिया ब्लॉक के भीतर मतभेदों की बातें कही जा रही थी। अखिलेश यादव ने अपने दिवंगत पिता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान ये साफ किया कि इंडिया ब्लॉक उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से एकजुट है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उपचुनावों में साथ मिलकर मैदान में उतरेंगी। ये बयान ऐसे समय आया है जब यूपी में 6 महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं, जिनमें करहल और फूलपुर जैसे प्रमुख सीटें शामिल हैं। इस संदर्भ में कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने गठबंधन के भीतर समन्वय की कमी की आशंका जताई थी, लेकिन अखिलेश के बयान ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने इस फैसले पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा से पहले इंडिया ब्लॉक की समन्वय समिति से परामर्श नहीं किया। इसके बावजूद पांडे ने गठबंधन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति जो भी निर्णय लेगी उसे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से स्वीकार करेगी। यह बयान दर्शाता है कि शुरुआती संवेदनहीनता के बावजूद कांग्रेस गठबंधन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उपचुनावों को लेकर भाजपा की तैयारियों पर आत्मविश्वास जताया। मौर्य ने कहा कि भाजपा बूथ से लेकर विधानसभा स्तर तक पूरी तैयारी कर रही है। हमें न केवल अपनी सीटों पर फिर से कब्जा करने का भरोसा है, बल्कि समाजवादी पार्टी के नियंत्रण वाली सीटों पर भी जीत हासिल करने का पूरा विश्वास है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक हफ्ते में ही शुरू होगा चुनावों का सेकेंड राउंड। महाराष्ट्र झारखंड पर जल्द होगा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार इसका समर्थन कर रहे हैं। हालांकि वर्तमान में देश में विभिन्न चुनाव प्रक्रियाओं में व्यस्तता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं और अब नए चुनावों का ऐलान एक सप्ताह के भीतर हो सकता है। जानकारी के अनुसार 18 अक्टूबर तक महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक के विधानसभा चुनावों की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान सहित देश की 50 सीटों पर उपचुनाव होने की संभावना है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर तक है, इसलिए नई सरकार का गठन इससे पहले होना चाहिए। राज्य सरकार ने 15 नवंबर के बाद चुनाव कराने की अपील की है, क्योंकि 31 अक्टूबर को चुनाव के बाद त्योहारों का सीजन होगा, जिसमें देव दीपावली प्रमुख है। चुनाव आयोग को 20 नवंबर तक मतदान कराकर नई सरकार को गठन सुनिश्चित करना होगा। महाराष्ट्र में इस बार चुनाव एक ही चरण में कराए जा सकते हैं, जबकि पहले कई चरणों में होते थे। पुलिस प्रशासन और सरकार का दावा है कि वो एक ही चरण में चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करेंगे। इसके साथ ही झारखंड में भी चुनाव की संभावना है। हालांकि वहाँ मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी तक है, इसीलिए वहाँ के चुनावों के लिए अभी समय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रतन टाटा के निधन पर दुख कहा। सत्ता में बैठे लोगों से सच बोलने का रखते थे साहस। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर बृहस्पतिवार को दुख जताया और कहा कि वो सत्ता में बैठे लोगों के सामने सच बोलने का साहस रखते थे। मनमोहन सिंह ने टाटा समूह के प्रमुख एन चंद्रशेखरन को पत्र लिखकर संवेदना प्रकट की। टाटा समूह के
पूर्व प्रमुख रतन टाटा ने बुधवार रात मुंबई में अंतिम सांस ली। वो 86 वर्ष के थे। मनमोहन सिंह ने पत्र में कहा कि भारत उद्योग जगत के दिग्गज रतन टाटा जी के निधन से गहरा दुख हुआ। वो कारोबार जगत के एक आदर्श व्यक्तित्व से कहीं अधिक थे। उनकी दूरदर्शिता और मानवता उनके जीवन के दौरान स्थापित और पोषित कई परमार्थ कार्यों में दिखी। उन्होंने कहा कि उनमें सत्ता में बैठे लोगों से सच बोलने का साहस था। मेरे पास कई मौक़ों पर उनके साथ बहुत करीब से काम करने की सुखद यादें हैं। पूर्व प्रधानमंत्री का कहना था कि मैं इस दुखद घड़ी में अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान सरकार पर सचिन पायलट का वार, बोले चरमरा गई है कानून व्यवस्था, चरम पर नौकरशाही। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि जब भी राजस्थान में उपचुनाव की घोषणा होगी कांग्रेस सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के चुनाव नतीजों का इन उपचुनावों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बैलेट में हार और ईवीएम में जीत जाती है बीजेपी, आखिर ये माजरा क्या है? पप्पू यादव का भाजपा पर तंज। जी हाँ दोस्तों, मधेपुरा में सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ईवीएम मशीनों से चुनाव जीती है। पप्पू यादव ने कहा कि जब बैलेट पेपर की गिनती हो रही थी तो उसमें कांग्रेस को बढ़त थी। जैसे ही मशीन से गिनती शुरू हुई बीजेपी को बढ़त मिल गई। दरअसल सांसद पप्पू यादव मधेपुरा के आलमनगर और चौसा प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक मदद का हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले चुनाव में अयोध्या में बीजेपी हार गई थी और इस चुनाव में वैष्णो देवी में हार गई है। ये बताता है कि भाजपा कहीं नहीं है, सिर्फ भाजपा ईवीएम मशीन में है। दोस्तों आपको बता दें कि पप्पू यादव ने कहा कि विपक्ष को भी नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि अहंकार त्यागने की जरूरत है और ईवीएम के विरुद्ध गोलबंद होकर लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी सलाह देते हुए कहा कि इस परिणाम की समीक्षा होनी चाहिए और इस मामले की कांग्रेस पार्टी को तुरंत फैसला लेना चाहिए। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनावों में अयोध्या सीट हार गई थी। अब जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा इस बार वैष्णो देवी में हार गई। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। पार्टी को 48 सीटें मिली हैं तो वहीं कांग्रेस के खाते में 37 सीटें आई हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव जीतते ही उमर अब्दुल्ला ने कर दी पीएम मोदी को पद से हटाने की बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने बहुमत हासिल कर ली है। इसके बाद अब उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख पर बात की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष ने आर्टिकल 370 पर खामोश रहने से इनकार किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार केंद्र सरकार के तहत इसे बहाल करने की उम्मीद करना मूर्खता होगी। गौरतलब है कि 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन ने 48 सीटें अपने नाम की हैं और उमर अब्दुल्ला जल्द ही मुख्यमंत्री पद संभाल सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा राजनीतिक रुख नहीं बदलेगा। हमने कभी नहीं कहा कि हम अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर चुप रहेंगे या ये अब हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। मैंने हमेशा कहा कि धारा 370 को हटाने वाले लोगों इसे वापस पाने की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। सुप्रिया श्रीनेत का सवाल, कब्रिस्तान, मुजरा और मंगलसूत्र का जिक्र किसने किया? जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी लगातार कांग्रेस पर लोगों को बांटने का आरोप लगा रहे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है। पीएम मोदी की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कोई भी पीएम मोदी और किसी भी कांग्रेस नेता या राहुल गांधी की चुनावी भाषणों को उठाकर देख सकता है कि हम एकता की बात करते हैं, हम प्यार की बात करते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल किया कि इस देश में नफरत फैलाने, लोगों को उनके कपड़ों, शमशान, कब्रिस्तान, मुजरा, मंगलसूत्र से पहचानने का काम किसने किया है? ऐसा करने वाले तो प्रधानमंत्री ही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हकीकत तो यह है कि अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि ये खुद पर है तो वो दोष दूसरों पर मढ़ सकते हैं। इस देश को बांटने का काम पीएम मोदी, उनकी पार्टी और उनकी सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी इस देश को एकजुट करने का काम लगातार कर रही है और आगे भी करेगी। वहीं पवन खेड़ा ने सवाल किया कि क्या पीएमओ इंडिया राजनीतिक भाषण देने और विपक्ष पर हमला करने के लिए एक सरकारी मंच और एक सरकारी कार्यक्रम का उपयोग करना चाहिए। खेड़ा ने कहा कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल राजनीतिक भाषण देने के लिए नहीं किया जा सकता है और ना ही किया जाना चाहिए। इसके लिए वो बीजेपी के मंच का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। इन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक
खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा के बाद यूपी के उपचुनाव को लेकर पार्टियां हुई रेस। सपा ने घोषित किए 6 सीटों पर प्रत्याशी। जी हां दोस्तों, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में पार्टी जुट गई है। इस क्रम में समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने सीसामऊ सीट पर निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है। वहीं मिल्कीपुर सीट पर फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। सपा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें पार्टी की ओर से सूची जारी की गई। सूची के मुताबिक करहल सीट पर पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। वर्ष 2022 में ये सीट सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जीती थी, लेकिन इस साल हुए लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट से सांसद चुने जाने के चलते उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। लिहाजा अब इस सीट पर उपचुनाव होगा। दोस्तों, इसके अलावा सपा ने सीसामऊ सीट पर निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है। एक आपराधिक मामले में सजा सुनाए जाने के कारण इरफान की सदस्यता खत्म किए जाने की वजह से ये सीट खाली हुई है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर सपा ने फैजाबाद सीट से पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। ये सीट अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद विधानसभा से इस्तीफा दिए जाने के कारण खाली हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव आयोग से मिलने जाएगा कांग्रेस डेलीगेशन। भूपेंद्र हुड्डा समेत नेता होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, हरियाणा में चुनाव रिजल्ट आने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी को मिले बहुमत के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी दिल्ली पहुंचे। दूसरी ओर हरियाणा के चुनाव रिजल्ट को लेकर शाम 6 बजे कांग्रेस डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने के लिए जाएगा। इस कांग्रेस डेलीगेशन में केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, भूपेंद्र हुड्डा, प्रताप सिंह बाजवा, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश शामिल होंगे। उधर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 8 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव नतीजों के रुझान पर निराशा व्यक्त की। प्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि वो आश्चर्यचकित हैं और मामले की जांच की जाएगी, क्योंकि उन्हें विभिन्न स्थानों से शिकायत मिली है। दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। बाद में वो हरियाणा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले। फिर उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ौली भी मौजूद रहे। सैनी ने कहा कि प्रदेश में नया मुख्यमंत्री और शपथ ग्रहण के बारे में संसदीय बोर्ड तय करेगा। मैंने अपनी ड्यूटी निभा दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव यात्रा बांका, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, नवादा, नालंदा, गया समेत 11 जिलों की डेट आ गई। जी हां दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दुबई से लौटते ही आरजेडी ने उनकी कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दूसरे चरण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। दशहरा के बाद 16 अक्टूबर को तेजस्वी दूसरे चरण के यात्रा पर निकलेंगे और रात्रि प्रवास भी वहीं करेंगे। 11 दिन की यात्रा के दौरान तेजस्वी 11 जिलों के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और विधानसभा चुनाव के लिए उनमें जोश भरेंगे। तेजस्वी यात्रा के दौरान एक बार में एक विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और नेता से मिलते हैं। तेजस्वी 16 अक्टूबर को बांका से यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे और 26 अक्टूबर को गया जिले में पूरा करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इसे नतीजे स्वीकार नहीं, अधिकारियों ने की गड़बड़। कांग्रेस ने हरियाणा में हार का ठीकरा, फिर ईवीएम के सिर फोड़ा। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा था, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया है। हरियाणा के चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस ने फिर से एक बार हार का ठीकरा ईवीएम के सर पर फोड़ दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कई जगहों पर गड़बड़ी की सूचना मिली है। ये नतीजे चौंकाने वाले हैं, ये नतीजे हमें स्वीकार नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नतीजे पूरी तरह से अप्रत्याशित हैं और हम तो यहाँ तक कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आई रही हैं हमारे उम्मीदवार के बारे में 3 जिलों हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि कैसे कुछ मशीनों की बैटरियों जो 99% थी उनमें हमें हारते हुए दिखाया गया। जिन मशीनों को छुआ नहीं गया, जिनकी बैटरियां 60 से 70% थी, उनमें हमारा उम्मीदवार जीतता हुआ दिखाया गया। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। जहाँ पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना चुनाव हार गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी ने उनको पराजित किया। जी हां दोस्तों, जम्मू में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती हो चुकी है। जम्मू की नौशेरा विधानसभा सीट से जम्मू कश्मीर बीजेपी
बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना अपनी सीट नहीं बचा पाए और यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र कुमार ने उन्हें पराजित कर दिया। वहीं हार के बाद रविंद्र रैना ने कहा कि मैंने जनता के फैसले को स्वीकार कर लिया है, मैं उनके समर्थन के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार रैना को 27,250 वोट मिले और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी से 7,819 वोट के अंतर से हार गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर 47 साल के रविंद्र रैना ने बीजेपी को समर्थन देने के लिए लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि बीजेपी ने रिकॉर्ड 29 विधानसभा सीटें पर विजय हासिल की है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार यहाँ पर बनने जा रही है जम्मू कश्मीर में, जिसके बाद इनकी जो गठबंधन है 50 सीटों पर आगे चल रही है, जीत चुकी है और भाजपा 28-29 सीटों पर सिमट कर रह गई है, जिसके बाद यहाँ पर अब कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार जम्मू कश्मीर में मिलने वाली है। और इतना ही नहीं, भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर के, वो हार चुके हैं चुनाव। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा चुनाव में हो रही है जमकर धांधली, कांग्रेस ने रिजल्ट के दिन मचा दिया बवाल। जी दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव के नतीजे स्पष्ट हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल सकती है। सुप्रिया स्नेत का कहना है कि तस्वीर जरूर बदलेगी क्योंकि हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, हमें यकीन है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बहुमत से बनेगी। चुनाव आयोग अपना डाटा अपडेट नहीं कर रही, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में कबूतर भी पर नहीं मार रहा था। दोस्तों, कांग्रेस नेता सुप्रिया स्नेत ने कहा कि ये तस्वीर अभी बहुत जल्द पलटेगी और तस्वीर पलटने में देर नहीं लगेगी। हमारे लिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर से अच्छी खबर आ रही है। बहुत देर से मैं चुनाव आयोग की वेबसाइट देख रही हूँ, वहाँ पर डाटा अपडेट नहीं हो रही है। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारा वोट शेयर बीजेपी से काफ़ी आगे है और ये सीटों में ज़रूर तब्दील होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं।